लो पानी। अरे वाह, बहुत मजा आ रहा है। तुम दोनों बहुत शरारती हो। मधुपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव के दो अलग अलग मोड़ों पर दो बहनों के ससुराल बसे हुए थे। छोटी बहन यानी सीमा की शादी एक अच्छे और अमीर खानदान के युवक विक्रम से हुई थी। दूसरी ओर बड़ी बहन मीरा की शादी एक गरीब मजदूर परिवार के मेहनती लड़के राजन से हुई थी। हालांकि मीरा और राजन गरीबी में अपना जीवन आगे बढ़ा रहे थे, फिर भी दोनों आपस में बेहद खुशहाल जीवन जीते थे। आप सुनते हैं ने राजन जी, इन दिनों आपको कहीं भी अच्छा काम नहीं मिल पा रहा है। घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है। रसोई में अब राशन की कमी साफ दिखती है। मैं तो यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गई। आपसे कहते कहते मेरा मन रोने को हो आता है। मीरा, तुम इतना दुखी मत हो। मैं समझता हूँ तुम्हारी पीड़ा, लेकिन मैं क्या करूं? जब काम मिलता है तो चारों तरफ काम ही काम होता है, और जब काम मिलना बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया सुना कर देती है। मेरे पास अब काम ढूंढने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अगर कहीं काम ना मिला तो तुम अपनी छोटी बहन सीमा से जाकर थोड़ी मदद मांग लेना। उसका पति विक्रम बहुत अमीर है, शायद वह हमारी सहायता कर दे। आप जो कह रहे हैं उससे तो लगता है जैसे मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अब वह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करती। पता नहीं क्यों। जब हम दोनों बचपन में साथ थे तो वह मेरे बिना रह ही नहीं पाती थी, लेकिन शादी के बाद वह पूरी तरह बदल गई है। उसके दिल में मेरे लिए जैसे नफरत भर गई हो। ऐसे में भला उसका पति हमारी मदद क्यों करेगा? और मैं आपसे एक बात कह दूं, मैं भूखी रह जाऊंगी पर उसके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। मीरा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं भी यही कहता हूं। पैसे का अहंकार इंसान को कितना बदल देता है, ये मैं रोज देख रहा हूं। मैं वादा करता हूं, आज नहीं तो कल पर मेहनत से खाएंगे, किसी के मुंह नहीं लगेंगे। अभी तुम घर संभालो, मैं काम की तलाश में निकलता हूं। शायद भगवान को हम पर रहम आ जाए। हे भगवान, इन्हें कोई काम दिलवा दीजिए, नहीं तो घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सब कुछ आपके ही भरोसे हैं। प्रभु कृपया कुछ अच्छा ही करिए और हमारी मदद कीजिए। मैं मीरा से काम ढूंढने जाने की बात कहकर तो घर से निकल आया हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां जाऊं और कैसे काम ढूंढूं। किस्मत भी अजीब है। जिन दिनों काम मिलता है तो 2-3 जगहों से एक साथ मिल जाता है, और इन दिनों तो एक जगह से भी काम का कोई पता नहीं चलता। खैर, यहां खड़े खड़े खुद से बातें करने से तो काम मिलने वाला नहीं है। बेहतर है कि गांव में इधर उधर घूम कर देखता हूं, शायद कहीं कुछ काम मिल ही जाए। जो होगा देखा जाएगा। अरे राजन भाई, तू इस तरफ, मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाया। कई दिनों से तू गांव में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। पहले तो सुबह होते ही तू काम पर निकल जाता था और शाम को हंसते हुए लौटता था, लेकिन अब न तू चौपाल पर दिखता है, न बाजार में, न किसी के खेत पर। क्या बात है भाई, सब ठीक तो है ना? तेरे चेहरे की ये उदासी बता रही है कि अंदर ही अंदर तू किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहा है। देख भाई, इंसान की जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं,
लेकिन अपने लोगों से बात छुपानी नहीं चाहिए। अगर कोई परेशानी है तो खुलकर बता। हो सकता है मैं तेरी कोई मदद ना कर पाऊं, लेकिन कम से कम तेरे दुख में तेरे साथ तो बैठ सकता हूं। क्या बताऊं मोहन, इन दिनों जिंदगी ने जैसे मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। कई दिनों से काम की तलाश में दर दर भटक रहा हूं। कभी किसी के खेत पर जाता हूं तो वहां पहले से मजदूर खड़े मिलते हैं। कभी शहर तक चला जाता हूं, लेकिन वहां भी यही जवाब मिलता है, काम नहीं है। पहले सोचता था मेहनत करने वाले इंसान को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन अब लगता है कि शायद मेहनत से ज्यादा किस्मत बड़ी होती है। घर की हालत इतनी खराब हो गई है कि चूल्हा जलाने से पहले भी सोचना पड़ता है। मेरी पत्नी दिन भर मुझे हिम्मत देती रहती है, लेकिन मैं उसकी आंखों में छुपा डर साफ देख लेता हूं। वो डर कि कहीं हमारा घर भूख और गरीबी के नीचे टूट ना जाए। इसीलिए आज फिर थोड़ी सी उम्मीद लेकर निकला हूं। सोचा शायद भगवान को मुझ पर तरस आ जाए और कहीं कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। ओह राजन, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तू इतनी बड़ी परेशानी से गुजर रहा है। सच कहूं तो तेरी बातें सुनकर दिल कांप उठा। लेकिन भाई, इतनी तकलीफ अकेले सहने की क्या जरूरत थी? हम दोस्त किस दिन काम आएंगे? दुख बांटने से है राजन। और सुन, तेरी पत्नी की छोटी बहन का पति तो बहुत बड़ा आदमी है ना। लोग कहते हैं उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर तू उससे थोड़ी मदद मांग लेता तो शायद कुछ दिन की परेशानी कम हो जाती। आखिर अपने लोग मुश्किल वक्त में ही तो काम आते हैं। वैसे जहां तक काम की बात है, तेरी बात बिल्कुल सही है। जब वक्त अच्छा होता है ना, तो आदमी को संभालने का भी समय नहीं मिलता। चारों तरफ से काम ही काम आने लगता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो पूरा दिन घूमने के बाद भी एक रोटी कमाने का सहारा नहीं मिलता। मेरा हाल भी कुछ तेरे जैसा ही है भाई। सुबह से यहाँ बैठा यही सोच रहा हूँ कि आखिर इस जिंदगी को कैसे संभालूं। घर वाले उम्मीद से मेरी तरफ देखते हैं और मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा हूँ। कभी कभी तो लगता है कि गरीब आदमी की जिंदगी सिर्फ संघर्ष करने के लिए ही बनी है। नहीं सोहन भाई, कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के अपने होते हैं। मुश्किल वक्त आते ही इंसान समझ जाता है कि सच में कौन उसका है और कौन नहीं। जिस इंसान की तू बात कर रहा है ना, उसके दरवाजे पर जाने से पहले ही मेरा आत्मसम्मान मुझे रोक देता है। गरीब हूं, मजबूर हूं, लेकिन अभी भी मेहनत करके कमाने का हौसला बाकी है। चलो छोड़ो ये सब बातें। दुख सुनाने बैठ जाऊं तो शायद पूरी रात गुजर जाए। तुम यहीं बैठो भाई, मैं जरा आगे तक जाकर देखता हूं। क्या पता कहीं कोई काम मिल जाए। क्या पता आज भगवान मेरी खाली झोली में उम्मीद की एक छोटी सी किरण डाल दे। राजन मोहन से ऐसा कहकर वहां से आगे बढ़ जाता है। काम ढूंढते ढूंढते राजन बाजार की तरफ पहुंच गया। तभी अचानक उसकी नजर उसकी पत्नी की छोटी बहन और उसके पति पर पड़ी। राजन उन्हें देखकर ठिठक गया और वे दोनों भी राजन को देखकर वहीं रुक गए। अरे सीमा, जरा देखो तो सही, ये वही आदमी है ना, तुम्हारी बड़ी बहन का पति। वही राजन जिसके घर की हालत इतनी खराब है कि कई बार चूल्हा तक नहीं जलता। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता कि इंसान इतनी गरीबी में आखिर जी कैसे लेता है। और देखो, इसके कपड़े, चेहरा चाल ढाल लगता है जैसे जिंदगी ने इसे पूरी तरह तोड़कर रख दिया हो। ऐसे लोगों को देखकर ना आदमी को अपनी किस्मत पर और ज्यादा गर्व होने लगता है। जी, यह वही गरीब आदमी है। मेरी बड़ी बहन की जिंदगी भी ना पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इससे जुड़ गई थी। पहले तो यह अकेला ही गरीबी में जी रहा था, लेकिन शादी के बाद मेरी बहन को भी अपने साथ उसी तकलीफ में धकेल दिया। कभी ढंग के कपड़े नहीं, कभी अच्छे खाने का सुख नहीं, ना कोई आराम, ना कोई खुशी। जब भी मैं अपनी बहन को देखती हूँ ना,
दिल में यही आता है कि अगर उसकी शादी किसी अच्छे और पैसे वाले इंसान से हुई होती तो आज उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? किस्मत खराब हो तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकता। अब जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीने दो। गरीब लोगों की जिंदगी में शायद दुख और समझौते के अलावा कुछ लिखा ही नहीं होता। दोनों पति पत्नी की अहंकार भरी बातें सुनकर राजन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाजार के बीच होने की वजह से उसने अपने गुस्से को जाहिर नहीं होने दिया और धीरे स्वर में उनसे कहा, सीमा विक्रम, बहुत देर से तुम दोनों की बातें सुन रहा हूं और सच कहूं, तुम्हारी बातें सुनकर जितना दुख मुझे अपनी गरीबी से नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा दुख तुम्हारे अहंकार को देखकर हो रहा है। माना कि आज तुम्हारे पास पैसा है, बड़ा घर है, अच्छे कपड़े हैं, लेकिन इंसान की असली कीमत उसके पैसे से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। तुम लोग शायद यह सोचते हो कि गरीब इंसान खुश नहीं रह सकता, लेकिन सुन लो, गरीबी पेट को तकलीफ जरूर देती है, मगर हर गरीब इंसान की आत्मा गरीब नहीं होती। हाँ, हमारे घर में कभी कभी मुश्किलें आती हैं, कभी चूल्हा देर से जलता है, लेकिन फिर भी हम चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि हमने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। भगवान ने हमें जितना दिया है, हम उसी में खुश रहना जानते हैं, और जो कुछ भी है मेहनत की कमाई है। किसी के एहसान का बोझ नहीं, गरीब जरूर हूं, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं कि किसी की दौलत देखकर अपनी इज्जत बेचना शुरू कर दूं। अरे सीमा, सुन रही हो ना? इस गरीब की बातें तो देखो जरा, कैसे बड़े बड़े शब्द बोल रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी हो। अरे भाई, तेरी हालत देखकर ही पता चल जाता है कि जिंदगी ने तुझे क्या दिया है, फिर भी तेरे अंदर इतना घमंड कहां से आ गया। सच में कुछ गरीब लोगों की यही समस्या होती है, जेब खाली होती है लेकिन बातें आसमान छूने वाली करते हैं। और इत्तेसासर से देखो, खुद की हालत सुधर नहीं रही, लेकिन हमें संस्कार सिखा रहा है। अरे पहले अपने घर की हालत तो सुधार ले, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। सच कहूं, मुझे तो तेरी हालत पर दया आ रही है, लेकिन तेरी यह जुबान देखकर वो दया भी खत्म हो रही है। अरे जी छोड़िए ना, इन लोगों के साथ बहस करके भी क्या फायदा। गरीब लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं, जेब में 1 रुपया नहीं होता, लेकिन बात ऐसे करेंगे जैसे पूरा गांव खरीद लेंगे। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या? इनके पास चाहे कुछ ना हो, लेकिन अहंकार बहुत होता है। इन्हें अपनी गरीबी दिखाई नहीं देती, बस दूसरों की बातें बुरी लग जाती हैं। कभी कभी तो मुझे अपनी बहन पर तरस आता है, ना जाने कैसे वह इतनी तकलीफों के बीच अपनी जिंदगी काट रही होगी। सच में भगवान किसी लड़की की किस्मत इतनी खराब ना करे कि उसे गरीबी में पूरी जिंदगी घुट घुट कर जीना पड़े। बस सीमा, बहुत हो गया। काफी देर से मैं सिर्फ इसलिए चुप हूं क्योंकि तुम मेरी साली हो और रिश्तों की मर्यादा समझता हूं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम जो मन में आए बोलती जाओ और मैं सब सुनता रहूं। गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन किसी गरीब की इज्जत उछालना तुम्हारी कमजोरी है। तुम लोग पैसों के घमंड में इतने अंधे हो चुके हो कि इंसानियत तक भूल गए हो। आज तुम जिस दौलत पर इतना घमंड कर रहे हो ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। और सुन लो, मैं यहां बाजार के बीच कोई तमाशा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे संस्कार मुझे दूसरों की तरह सड़क पर चिल्लाना नहीं सिखाते। इसलिए बेहतर यही होगा कि अब तुम लोग मुझसे इज्जत और समझदारी से बात करो, वरना मुझे भी जवाब देना आता है। अरे वाह, अब तेरे जैसे गरीब से भी मुझे इज्जत से बात करनी पड़ेगी। लगता है गरीबी ने तेरे दिमाग पर भी असर कर दिया है। तू शायद भूल रहा है कि तेरी औकात क्या है।
और सच बताऊं, आज सुबह सुबह ना जाने क्यों तेरे जैसे आदमी से बहस हो गई। पूरा मूड खराब कर दिया तूने। बेहतर यही होगा कि तू यहां से चुपचाप चला जा, क्योंकि अगर मुझे सच में गुस्सा आ गया ना तो इस बाजार में ऐसा तमाशा होगा कि लोग तमाशा देखने जमा हो जाएंगे। फिर मत कहना कि मैंने तुझे पहले समझाया नहीं था। विक्रम की यह बात सुनकर राजन को बेहद गुस्सा आया, लेकिन उसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए उसने कुछ भी कहे बिना चुपचाप वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। पता नहीं किन किन लोगों से सामना हो जाता है। हम दोनों कितने अच्छे मन से बाजार आए थे, लेकिन उससे मिलकर तो पूरा दिमाग ही खराब हो गया। खैर, अब चलो घर की जरूरत का सामान आराम से ले लेते हैं। सुना था कि पैसे इंसान को नीचे झुका देते हैं, लेकिन इतना नीचे गिरा देते हैं, ये कभी सोचा नहीं था। इतना अहंकार है कि एक दिन भगवान कहीं ना कहीं से इसका हिसाब जरूर लेंगे। अरे राजन बेटा, क्या बात है? मुझे तो रास्ते में ही तुम मिल गए। अच्छा हुआ, वरना मुझे बेवजह इतनी दूर चलना पड़ता। सच कहूं तो बुढ़ापे की वजह से अब इतना घूमना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। वैसे भी गांव के लोग कहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में इंसान को अपने पैरों का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। काका जी, मेरे घर आने की क्या वजह है? अगर आप मुझे बुलवा देते तो मैं खुद ही आपके घर आ जाता। इतनी दूर क्यों आए? बेटा, वैसे तो कोई अत्यंत जरूरी काम नहीं है, लेकिन मेरे खेत में कुछ काम अधूरे पड़े हैं, और जब मैंने तुम्हारे काम को देखा है तो मुझे लगा कि इसे कोई और नहीं बल्कि तुम ही अच्छे से कर सकते हो। राजन बेटा, सच्चाई यह है कि हर किसी का काम मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन तुम्हारा काम मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगा है। इसलिए भले ही तुम्हारा घर मेरे घर से काफी दूर है, फिर भी मैं खुद तुम्हारे पास आ गया। अरे काका जी, आपने तो मुझे सच में बहुत खुश कर दिया। सच कहूं तो पिछले 3-4 दिन से मुझे कहीं भी काम नहीं मिला था। घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आज भी मैं पूरे गांव में इधर उधर भटक रहा था, तभी आप मिल गए और आपने मुझे काम के लिए बुला लिया। अब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि खुशी कैसे जाहिर करूं। काम की बात सुनकर राजन को बेहद खुशी हुई और वह मुस्कुराने लगा, क्योंकि अगर उसे कहीं काम नहीं मिलता तो उसके घर का राशन चलाना मुश्किल हो जाता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए काका जी। मैं कल सुबह होते ही आपके खेत पर पहुंचकर काम शुरू कर दूंगा, और मैं इसे सिर्फ काम नहीं समझूंगा, बल्कि इसे अपने लिए जिम्मेदारी, लगन और मेहनत का अवसर मानूंगा। आप देखेंगे, मैं इसे पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ करूंगा। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि जब भी मेरे घर में कोई काम होता है, मैं सबसे पहले तुम्हें ही बुलाता हूँ। तुम्हारी मेहनत और लगन ने हमेशा से मुझे प्रभावित किया है। खैर, अब मैं अपने घर चलता हूँ। तुम भी अपने घर चल जाओ और कल सुबह समय पर आ जाना। मेहनत करो बेटा, मेहनत ही इंसान को असली सम्मान और सुख देती है। जरूर काका जी, मैं कल सुबह समय पर पहुंच जाऊंगा। आप निश्चिंत रहें, आपका काम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। अजी, क्या आप सुन रहे हैं? पूरे दिन आप काम ढूंढते रहे और अब बहुत देर से घर लौटे हैं। मैं लगातार यही सोच रही थी कि कहीं रास्ते में कुछ तो हुआ नहीं। आज सुबह जब आप घर से निकले थे, मुझे उम्मीद थी कि कोई अच्छी खबर लेकर आएंगे। तो क्या आपको कहीं काम मिला? और इतना लंबा समय क्यों लग गया? क्या रास्ते में कोई कठिनाई हुई? हाँ मीरा, सच कहूं तो आज का दिन मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। मैं सुबह से ही पूरे बाजार में घूमता रहा। हर दुकान, हर मकान,
हर संभावित जगह पर और हर जगह मुझे वही जवाब मिला, अभी कोई काम नहीं है। दिन भर मैं कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगी। मैं सोच ही रहा था कि अब घर लौट जाऊं, शायद कल फिर कोशिश करूंगा। तभी रास्ते में विनोद काका मुझसे मिल गए। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मेरे लिए काम है और कल सुबह मैं उनके खेत में जाकर उसे पूरा करूंगा। यह सुनकर मैं थोड़ा राहत महसूस कर रहा हूं। लगता है आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाएगी। वाह, यह तो सचमुच बहुत बड़ी राहत की बात है। कम से कम अब हमें यह चिंता नहीं होगी कि कल पेट भरने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। और ऊपर वाले का लाख लाख धन्यवाद कि हम आज तक किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आने दी। सच में इन झंझटों से दूर रहना ही बेहतर है। राजन, अगर जीवन में थोड़ी स्थिरता और सुकून हो तो इंसान कितनी आसानी से आगे बढ़ सकता है ना? हाँ, बिल्कुल भाग्यवान। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं हर बात पर संतुष्ट रह जाऊं। आज जब मैं काम ढूंढते ढूंढते बाजार पहुंचा, तब तेरी बहन और उसका पति मुझसे मिल गए। उनका व्यवहार देखकर मुझे भीतर ही भीतर गहरा गुस्सा आया। मुझे लगा कि वे मुझे सम्मान देंगे, क्योंकि उम्र और रिश्ते में मैं उनसे बड़ा हूं। पर उन्होंने न केवल मुझे सम्मान नहीं दिया, बल्कि बाजार में सबके सामने मेरे आर्थिक हालात का मजाक उड़ाया। ताने देने लगे। और पता है मीरा, ऐसा देखकर मन में गुस्से के साथ साथ एक अजीब सा दर्द भी उठता है। पर मैंने सोचा, ऐसे लोग सिर्फ ताने देने के लिए ही होते हैं, बहस करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं चुपचाप वहां से चला आया। मैं जानती थी अजी, मैं सुबह ही कह रही थी कि वे मुझसे ही नफरत करते हैं, तो आपसे कहां से सम्मान देंगे। और उसका पति विक्रम, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, इंसानियत से नहीं। जो लोग सिर्फ दौलत को सर्वोच्च मानते हैं, उनके साथ तर्क करना या बहस करना व्यर्थ है। उनकी यह सोच उन्हें एक दिन जरूर पछतावा दिलाएगी। इसलिए आप ज्यादा परेशान मत हो। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत भगवान की नजर है। और सच कहूं तो माँ पिताजी के जाने के बाद तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन मीरा, अगर कल को किसी तरह की मुसीबत आए तो केवल हमें ही दौड़ना पड़ेगा। क्यों इतना अहंकार? अगर उन्हें किसी आपातकाल में मदद चाहिए होगी तो हम ही होंगे। मैं बस यही चाहता हूं कि आप दोनों बहनें मिलजुल कर रहें और परिवार में हमेशा प्यार और अपनापन बना रहे। सच, लेकिन उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? यही जीवन की सच्चाई है। बड़ी बहन की सोच और उसके पति राजन का स्वभाव बहुत अच्छा और सच्चा है। दोनों में जरा भी अहंकार नहीं है। दूसरी ओर एक आलीशान घर में सीमा और विक्रम रहते थे, जिनके साथ मानो घर भर में अहंकार ही बसा हुआ था। सीमा, आज जब हम बाजार गए तो तेरी बड़ी बहन के उस गवार पति राजन से मुलाकात हो गई। उसकी बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एक गरीब आदमी मुझसे इस तरह बात करे, यह बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, सिर्फ इसलिए कि वह तेरी बड़ी बहन का पति है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी जुबान देखो, जैसे वह खुद को कोई बहुत बड़ा मालिक समझता हो। मेरे जैसा व्यापार तो वह अपनी जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं कर पाएगा। हाँ जी, अब कर भी क्या सकते हैं। मैंने तो आपसे उसी वक्त कह दिया था कि इन गरीबों के पास अपनी जुबान के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जिंदगी में कुछ बड़ा या अच्छा कर नहीं पाते, बस अपनी बातों से ही किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। मेरी बहन मीरा ने भी ना जाने क्या सोचकर उस गवार को अपना जीवन साथी चुन लिया। अगर उसने किसी आप जैसे समझदार और सफल व्यापारी से शादी की होती तो आज वह भी मेरी तरह खुशहाल जिंदगी जी रही होती और पैसों की कोई कमी नहीं होती।
हाँ सीमा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। वैसे तुमसे एक बात मैं अभी तक कह ही नहीं पाया। पिछले एक हफ्ते से मेरा व्यापार थोड़ा नुकसान में चल रहा है। इधर कर्मचारी भी अपनी अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं। कल मुझे एक बार कारखाने जाना पड़ेगा और हालात को ध्यान से समझना होगा। अगर व्यापार ऐसे ही नुकसान में चलता रहा तो हमें सड़क पर आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसीलिए तुम भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा व्यापार फिर से लाभ में चलने लगे और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करूंगी कि हमारा व्यापार पहले की तरह फिर से अच्छी तरह चलने लगे और घर में खुशहाली बनी रहे। मैं विनोद काका के यहाँ काम पर जा रहा हूँ। आज थोड़ा काम ज्यादा है, इसलिए समय पर निकलना जरूरी है। तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना और किसी भी चीज की चिंता मत करना। शाम को जब मैं वापस आऊंगा तो रास्ते में बाजार से घर के लिए पूरा राशन और जो भी जरूरी सामान होगा सब लेकर आ जाऊंगा, ताकि तुम्हें दोबारा बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। हाँ जी ठीक है, आप आराम से और सुरक्षित तरीके से जाइएगा। रास्ते में अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। काम में कभी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। और हाँ, बीच बीच में थोड़ा आराम जरूर कर लीजिएगा, ताकि ज्यादा थकान ना हो। मुझे आपकी बहुत चिंता रहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहें। तुम बेवजह चिंता मत किया करो। मैं ठीक हूं और हमेशा अपना ध्यान रखता हूं। तुम्हारी बातें मेरे दिल को और मजबूत कर देती हैं। तुम बस घर का ध्यान रखना और खुद को भी आराम देना। मैं देर नहीं करूंगा और शाम तक समय पर वापस आ जाऊंगा। राजन अपनी पत्नी से यह कहकर काम पर निकल जाता है। अरे राजन बेटा, आ गए तुम। सच कहूं तो आजकल तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मैं अपना ज्यादातर भरोसा तुम्हारे ऊपर ही रखता हूं। तुम समय के पाबंद हो और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम हर काम को सिर्फ पूरा नहीं करते, बल्कि उसे पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाते हो। आजकल लोग काम को सिर्फ बोझ समझते हैं, लेकिन तुम उसे अपने दिल से करते हो। यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। काका जी, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कैसे आपके भरोसे को टूटने दे सकता हूं? मेरे लिए काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह मेरी जिम्मेदारी और इज्जत दोनों है। जिस इंसान ने मुझे काम दिया है, वह अपनी मेहनत की कमाई से मुझे पैसे देता है। इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उस पैसे की पूरी इज्जत करूं और दिल से मेहनत करूं। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मेरा काम देखकर आपको कभी पछताना ना पड़े। काका जी, अब ज्यादा बातें नहीं, मैं काम शुरू करता हूं। जितनी जल्दी काम पूरा होगा, उतना ही आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आप घर जाकर आराम कीजिए। मैं अपना काम पूरी लगन से करता हूं। ठीक है राजन बेटा, तुम काम खत्म करके मेरे घर आकर अपने पैसे ले जाना। विनोद काका के ऐसा कहने के बाद राजन अपने काम में लग जाता है और विनोद काका वहां से चले जाते हैं। अजी, आपने कल रात जो व्यापार के नुकसान के बारे में बताया था और आज सुबह सुबह बिना चाय पिए ही कारखाने चले गए। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था। बताइए, वहां जाकर आपको कुछ पता चला कि आखिर हमारा यह व्यापार इन दिनों नुकसान में ही क्यों चल रहा है? और सबसे बड़ी बात, अब आगे क्या होगा? क्या सब कुछ फिर से पहले जैसा ठीक हो पाएगा या फिर हमें कभी संभालना मुश्किल हो जाएगा? अरे सीमा, तुझे क्या बताऊं,
सच में मैं वहां पहुंचा तो दिल धड़क रहा था कि शायद कोई बड़ी गड़बड़ी पता चलेगी। मैंने हर मशीन देखी, हर रॉ मटेरियल चेक किया, स्टोर रूम तक छान मारा, पर सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। उत्पादन में कोई कमी नहीं थी। फिर मन में एक ख्याल आया, शायद ग्राहकों को अब हमारे माल का स्वाद पसंद नहीं आ रहा। बाजार में नए लोग आ गए हैं अच्छा सामान लेकर। यह बस मेरी एक अटकल है। सीमा, पक्का कारण अभी भी समझ नहीं पाया हूं मैं। और उधर जैसे ही मैंने कारखाने में कदम रखा, सब कर्मचारी घेर कर खड़े हो गए। साहब, इस बार तो तनख्वाह चाहिए। पिछले 2 महीने से रोक रखी है। बच्चों के स्कूल की फीस है, घर का किराया है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी तरह कल दे दूंगा, बस 1 दिन की मोहलत दे दो, कहकर वहां से भागा आ रहा हूं। अब मन में सच में डर बैठ गया है। सीमा, अगर कुछ दिन और ऐसे ही नुकसान चलता रहा तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। हम खुद डूबेंगे और उन मेहनतकशों को भी ले डूबेंगे। आपकी बातें सुनकर मुझे तो अब सच में डर लगने लगा है। भगवान करे सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। लेकिन आपने कर्मचारियों से कह दिया कि कल तनख्वाह दे देंगे, पर आप उन्हें कल तनख्वाह कैसे देंगे? हमारे पास बैंक में जो खाता है वह तो लगभग खाली है। जब पूरा व्यापार ही नुकसान में चल रहा है तो इतने सारे कर्मचारियों को एक साथ तनख्वाह देना सच में नामुमकिन सा काम है। क्या आपने कोई और रास्ता सोचा है? कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार? मुश्किल तो है सीमा, बहुत मुश्किल है। मैंने सारे नंबर लगाए पर किसी के पास पैसे नहीं है। सब अपनी मुसीबत में हैं। फिर भी मैं सोच रहा हूं, हमारे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है, हमारी शादी में दिए वो गहने, वो पुरानी एफडी, उसमें से पैसे निकालकर सबको तनख्वाह दे दूं। क्योंकि पिछले महीने भी नुकसान की वजह से मैंने यह कह दिया था कि इस बार अगले महीने एक साथ दे दूंगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस महीने भी यही हाल रहेंगे। यही गलती हो गई मुझसे सीमा। मैंने समय रहते तुझे कुछ बताया नहीं, सब कुछ अपने सीने में दबाए रखा। पर अब यह समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि अब चुप नहीं रह सकता। लेकिन जी, अगर हम अपनी उस जमा पूंजी में से सबको तनख्वाह दे देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। बीमारी आई तो, बच्चों की फीस आई तो फिर हम क्या करेंगे? यह तो सब कुछ दांव पर लगाने जैसा है। सीमा, मुझे सब पता है। मुझे पता है कि हम सब कुछ खो देंगे, लेकिन इसके अलावा अब भी हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। वे लोग मेरी ही रोटी खाते हैं सीमा। उनके बच्चे भूखे सोएंगे तो मैं भी चैन से नहीं सो सकता। फिलहाल हम ये जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं, उनकी तनख्वाह देकर अपना फर्ज निभा देते हैं। फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। भगवान ने अब तक साथ दिया है, आगे भी देख लेंगे। तू बस इतना कर, मेरी हिम्मत मत तोड़, साथ खड़ी रहे। काका जी नमस्ते। मैंने आज आपके खेत के सारे काम अच्छी तरह से निपटा दिया है। मैंने पूरा ध्यान रखा है। जो पानी देना था वो दे दिया, खरपतवार भी निकलवा दिया, पशुओं को चारा भी डाल दिया। अब कहीं भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा है। आप एक बार जाकर खुद देख लीजिएगा। अगर कहीं कोई कमी लगे तो बस इशारा कर दीजिए। मैं फिर से दौड़ कर जाऊंगा, चाहे रात ही क्यों ना हो गई हो। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं काका जी। अरे नहीं बेटा नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम वो राजन हो जो कभी भी अपना काम अधूरा छोड़कर नहीं आता। मैं जानता हूं तुमने सब कुछ उसी लगन से किया होगा जैसे अपने खेत के लिए करते हो।
इसलिए मुझे बेकार में जाकर देखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम धूप में खेत में घंटों काम करते करते बुरी तरह थक गए होंगे। मैं तुम्हारी मेहनत की उतनी ही मजदूरी दे दूंगा जितनी तुम्हारी हक बनती है। जेब से पैसे निकालकर हाथ में रखते हैं। लो बेटा, अब तुम घर जाओ। हाथ मुंह धोकर ठंडा पानी पीकर थोड़ा आराम करो।